नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी पर बात करेंगे जो सीधे पश्चिम बंगाल से आ रही है। एक ऐसी कहानी जो हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर ही सवाल खड़े करती है। सोचिए, लाखों मतदाता रातों रात वोटर लिस्ट से गायब हो गए। तो ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे का सच क्या है? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है कुछ आम लोगों से। जैसा कि कहा गया, ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। ये शिक्षक थे, किसान थे, अपनी दुकान चलाने वाले लोग थे। फिर भी वे इतने मजबूर हो गए कि उन्होंने नेशनल हाईवे पर जजों तक को बंधक बना लिया। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? तो तारीख थी 2 अप्रैल 2026। जगह पश्चिम बंगाल का मालदा। यहाँ एक बहुत ही असाधारण घटना हुई। सैकड़ों लोग जो इस बात से नाराज थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, उन्होंने 7 जजों को 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। लेकिन ये विरोध तो सिर्फ एक झलक थी उस बड़े संकट की जो पूरे राज्य में धीरे धीरे फैल रहा था। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा हंगामा हुआ क्यों? इसकी जड़ में थी एक सरकारी प्रक्रिया जिसका नाम था विशेष गहन संशोधन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। और इसी एक प्रक्रिया ने पूरे राज्य में जैसे विरोध की आग ही लगा दी। तो इस प्रक्रिया का नतीजा क्या निकला? पहला और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कि 61 लाख लोगों के नाम सीधे सीधे वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 61 लाख लोगों के नाम हटाने के अलावा 60 लाख और वोटरों को एक बिल्कुल नई कैटेगरी में डाल दिया गया, संदिग्ध। मतलब न तो उनका नाम लिस्ट में था और न ही हटाया गया था, बस बीच में लटका दिया गया। इन दोनों आंकड़ों को अगर हम मिला दें तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में हर 6 में से एक वोटर इस पूरी प्रक्रिया से किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ। कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये लाखों लोगों के नाम हटाने या संदिग्ध बताने का फैसला आखिर ले कौन रहा था? कोई जिलाधिकारी नहीं, कोई जज नहीं, बल्कि ये सारे फैसले एक सॉफ्टवेयर ले रहा था। तो क्या एक मशीन को ये तय करने का हक होना चाहिए कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं? तो कागजों पर यानी ऑफिशियली इसका कारण बताया गया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज या तार्किक विसंगतियां। सुनने में ये काफी टेक्निकल लगता है ना? पर असल में इसका मतलब क्या था? सुनकर हैरानी होगी कि कितनी छोटी छोटी बातों पर लोगों का वोटिंग का अधिकार दांव पर लग गया। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा हो, या पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फासला हो। अरे पते में जरा सा भी बदलाव हो तो बस इतना ही काफी था किसी को भी संदिग्ध की लिस्ट में डालने के लिए। और जो बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है वो ये है कि इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने तो खुद ये माना कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस सॉफ्टवेयर 95% सही है या सिर्फ 60%। ये सॉफ्टवेयर कितना गड़बड़ था, इसका अंदाजा आप इस एक घटना से लगा सकते हैं। एक शाम इसमें एक तकनीकी गड़बड़ी हुई और इसने एक झटके में राज्य के सभी, जी हाँ, सभी 7 करोड़ वोटरों को संदिग्ध की लिस्ट में डाल दिया। मामले में एक और अजीब मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि इतने जरूरी काम के लिए जो निर्देश दिए जा रहे थे वो कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दिए जा रहे थे। कई बार तो ये मैसेज चुनाव आयोग के अपने ही लिखे हुए नियमों के खिलाफ होते थे। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी SIR प्रक्रिया का मकसद क्या बताया गया और असल में जमीन पर हुआ क्या, क्योंकि डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। देखिए, सरकार का कहना था कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन जो डेटा सामने आया वो दिखाता है कि इसका सबसे ज्यादा असर हिंदू, दलित, शरणार्थी समुदायों पर पड़ा। इसको समझने के लिए एक ही चुनाव क्षेत्र का ये उदाहरण देखिए, रानीनगर का। यहाँ जिन बूथों पर हिंदू आबादी ज्यादा थी वहां सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध बताया गया। वहीं दूसरी तरफ जिन बूथों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां ये आंकड़ा सीधे 58% तक पहुंच गया। अब ये पूरा विवाद सिर्फ लोगों के नाम हटाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कुछ लोगों के नाम अवैध तरीके से जोड़ने के भी बहुत गंभीर आरोप शामिल हैं। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इसका असर सिर्फ आम लोगों पर पड़ रहा था।
जिन लोगों के नाम हटाए गए या संदिग्ध लिस्ट में डाले गए, उनमें बड़े बड़े सम्मानित सैनिक, रिटायर्ड जज और सीनियर सरकारी अधिकारी तक शामिल थे। इसका लोगों पर क्या असर पड़ा, ये बात रिटायर्ड जस्टिस सैयदुल्ला मुंशी के शब्दों से साफ हो जाती है। वो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं और उनका नाम भी हटा दिया गया था। उन्होंने कहा, ये अपमानजनक और दर्दनाक था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिक मोहम्मद दुआल अली, वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष, बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के 2 मंत्री और वो बूथ लेवल ऑफिसर भी शामिल थे जो खुद ये सर्वे कर रहे थे। तो जो राजनीतिक आरोप लग रहे हैं वो एक दो तरफा खेल की तरफ इशारा करते हैं। एक तरफ तो इस फ्लॉड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लाखों असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटाना, और दूसरी तरफ दूसरे राज्यों से नए वोटरों को जोड़ने के लिए गैर कानूनी तरीके से थोक में फॉर्म 6 जमा करवाना। तो इन सब का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है और सीधा चुनावी नतीजों से जुड़ा हुआ है। जब प्रभावित वोटरों की संख्या जीत हार के अंतर से ज्यादा हो जाए तो समझिए मामला गंभीर है। ये आंकड़ा देखिए, पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों में से 234 सीटें, जी 234 सीटें ऐसी थीं जहां प्रभावित वोटरों की संख्या 2024 के चुनाव में जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थी। मतलब इन सीटों पर चुनाव का नतीजा आसानी से पलटा जा सकता था। और आखिर में जरा इन 2 नंबरों पर गौर कीजिए। 2021 के चुनाव में टीएमसी की बीजेपी पर वोटों की बढ़त करीब 60 लाख थी और 2026 की इस एसआईआर प्रक्रिया में लिस्ट से हटाए गए वोटरों की संख्या कितनी है? 61 लाख। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब एक ऐसे एल्गोरिथम के हाथ में, जिसे कभी टेस्ट ही नहीं किया गया, किसी के वोट को मिटाने की ताकत आ जाए, तो असल में वोट डालने का अधिकार किसके पास बचता है? ये एक ऐसा सवाल है जो चुनावों में टेक्नोलॉजी की भूमिका पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।